हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास बीएससी सेकेंड ईयर। लास्ट टॉपिक में हमने समघात अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, समघात अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। इस टॉपिक में हमने क्वेश्चन भी किया था कि कैसे समघात अवकल समीकरण का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। और वापस से एक बार रिकॉल कर दूं तो हम समीकरण का हल निकालते हैं y बराबर वी एक्स अगर है y इक्वल टू मानते हुए, और dy अपॉन डी एक्स को हम क्या करते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन आगे आ जाता है, क्योंकि आगे जाने पर यह पहले वाले मेथड यानी कि चरों के पृथक्करण में बदल जाता है और फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके, मतलब अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टर्म के अंदर यानी कि आगे आने वाले जो भी सवाल होंगे उसमें भी लगभग ऐसा ही होगा कि सवाल को चेंज करते हुए एंड में जाकर हमें जो फॉर्म मिलेगी उस इक्वेशन की, वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर ही आके रुकेगी और वहीं आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, फिर हम आगे चलेंगे कि कैसे वो समीकरण को सॉल्व करें जो समघात नहीं है। तो पहले इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है x साइन y अपॉन एक्स डी वाई y साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स और dx। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि dy अपॉन dx को तो रख लेते हैं अलग। ठीक है, और बाई टर्म को ले जाते हैं इधर, तो dy अपॉन dx हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, y साइन y अपॉन एक्स। ठीक है, और माइनस एक्स, और अपॉन में क्या हो गया, x साइन y अपॉन एक्स। हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, देखिए y अपॉन एक्स है या y अपॉन एक्स है, लेकिन यहाँ पर ओनली y है, यहाँ पर ओनली x है, तो इसका डिवाइड कर दें इसके अंदर, तब भी क्या दिक्कत आ रही है। इस x को हम ऊपर ले जाएं तो बताइए कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। सिंपल सी चीज़ की है मैंने, क्योंकि x को मैं अभी भी रखूंगा तब भी वो नीचे ही काउंट होगा, लेकिन y अपॉन एक्स की फॉर्म बन जाएगी, जिससे हमें क्या है y बराबर वी एक्स, या फिर यहीं से देख लो आप y बराबर वी एक्स या v बराबर y अपॉन एक्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, कि सबका फॉर्म इससे बनना चाहिए, और बनना भी चाहिए हमारे को, क्योंकि हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि dy अपॉन डी एक्स बराबर f ऑफ y अपॉन एक्स के रूप का समघात फलन बन जाएगा, के रूप का समघात फलन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करने पर इसको हमने प्रतिस्थापित किया, तथा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बस इस वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर और उस आगे सॉल्व कर लो। डी वी अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स जगह पे क्या आ जाएगा, v। ठीक है, साइन यहाँ पर भी आ जाएगा v, माइनस यहाँ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का डिवाइड किया है ना हमने, सॉरी यहाँ पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x का डिवाइड किया इधर भी और इधर भी। ठीक है, तभी तो यहाँ पर x गायब हुआ है, माइनस के 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे साइन v।
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो x dy/dx को यहाँ छोड़ देते हैं और v आ जाएगा यहाँ पे, तो v sin v -1 अपॉन sin v माइनस v। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास जो टर्म आती है वो हो जाएगी x dv/dx। आप लोग पीछे एक बार रोक के इसको देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके पास v sin v माइनस v sin v और -1 अपॉन साइन v sin v से v sin v कट गया, -1 अपॉन साइन v बच जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब हम क्या करेंगे इसका, अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि साइन v बचा हुआ है, यहाँ dv है, तो इसको उल्टा करके इधर ले जाओ और इसका क्या कर दो, आप समाकल कर दो dx अपॉन x। ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस के साइन v dv, भाई साइन v इधर आ गया, साइन v dv माइनस का, और dx अपॉन x घूम गया, सेपरेट कर दिया हमने। ये तो हो गया आपका log x, और साइन v क्या होता है, माइनस का, तो माइनस का cos v प्लस log c, माइनस माइनस प्लस cos v प्लस log c, और ये हो जाएगा log x। कोई दिक्कत? ठीक है, अब log e की पावर लेते हैं, तो एंटी लॉग लेने पर यहाँ क्या जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास c भी हट जाएगा, e की पावर cos v, और v का मान रख दो x बराबर c e की पावर cos, e का मान क्या है y अपॉन x। बस ये सॉल्व हो गया। ये सॉल्व कराने का एक ही मकसद था, एक ही हम कहें मोटो हमारा ही था कि यहाँ पर y अपॉन x का फलन बना हुआ था। कहीं आप इसको देखते हुए घबराओ नहीं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन कराया। और एक और भी था कि यहाँ पर भी हमें y अपॉन x का फंक्शन बनाना था, मतलब यहाँ पर भी हमें x का डिवाइड करना था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे y अपॉन x बन जाता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको ये चीज़ करनी थी। ठीक है, कि यहाँ पर आप रखोगे y बराबर vx, तब भी x कॉमन लेकर काटना तो पड़ेगा ही, तब यहाँ पे v आएगा। तो ये बात ध्यान में रखते हैं कि हम इस पूरा फंक्शन को ही y अपॉन x बना लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि समघात अवकल समीकरण अगर हमें नहीं मिले तो हम क्या करें। ठीक है, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो एक्सरसाइज थी आपकी फर्स्ट की सी। ठीक है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको सेंड कर दिए हैं, आप लोगों को पढ़ना है। आगे चलते हैं। तो रिड्यूसिबल है हमारे पास, यानी कि समघात अवकल समीकरण में समानयन मतलब कि चेंज करना, रिड्यूस टू होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसमें चेंज करना है समघात अवकल समीकरण में। तो हम क्या करेंगे उसको बनाने के लिए, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो फॉर्म होती है हमारे पास इसकी, वो इस प्रकार से होती है भाई कि आपको खुद को पता चल रहा है कि समघात नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हर स्टेप का जो पावर है वो इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो नहीं होगी तो फिर क्या होगा, जो इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई अचर होगा या कोई एक्स्ट्रा फॉर्म होगी। तो मैं आपको एक तरीका या एक पहचान करने का बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास किसी भी अवकल समीकरण के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, कोई कांस्टेंट टर्म गिवन है, तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन समघात इक्वेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये
टर्म ली है डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी है, ये ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई है पूरा, और ये कैपिटल सी है। यानी कि अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई और ए एक्स प्लस बी वाई होता, ये वाला फॉर्म, ये सी नहीं होता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, समघात सबका समीकरण बन जाता। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट हट जाए तो ये जो टर्म है वो पहले की तरह यानी कि पुराने टर्म जैसी ही बन जाएगी ना। तो हम पहले इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। मेथड दो हैं हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड है ये केस फर्स्ट, जब a अपॉन a इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर और यहाँ पर, उसका अनुपात जो है, रेशो, वो आपस में बराबर नहीं हो। ठीक है, अर्थात ए बी माइनस बी ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा होने पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि स्मॉल x देन लेट, माना कि, या टेक कह सकते हैं इसको हम, स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस स्मॉल h, राइट। ऐसे ही सेम स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। ठीक है, यहाँ पर h और k क्या है, जहां h और k स्वेच्छ अचर है, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर ऐसा होता है तो हम x बराबर x प्लस एच मानते हैं और y बराबर y प्लस k को लेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अवकल समीकरण में, हम बात करेंगे h और k की भी, तो हम इसका जो चयन है, मतलब इसका जो हम लेते हैं इसको h और k को इस प्रकार से लेते हैं कि जो इस समीकरण है वो हमारे पास क्या बन जाए, समघात अवकल समीकरण बन जाए। हम आगे देखेंगे इसको। तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बननी चाहिए कि जैसे हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को भी तो चेंज होना चाहिए अब इस हिसाब से, क्योंकि एक्स और वाई का मान चेंज हो रहा है। तो एक्स और वाई का मान जब चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो भाई, डी अपॉन डी एक्स, वाई का मान क्या है, वाई प्लस के, है ना। इसका मतलब क्या बनेगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पर मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स किया, फिर के साथ करूंगा तो के तो क्या है, अचर है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, राइट। डी वाई अपॉन डी एक्स में जीरो हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स में मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, जो किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के हो जाएगा ना। तो हमारे पास नया रूप क्या हो जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे भी आप देख सकते हो भाई, वाई की जगह पर वाई प्लस के कर रहे हो तो डी वाई करोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर देख लो आप, डी वाई करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल डी वाई आएगा ना, क्योंकि के का तो जीरो हो जाएगा। और ऐसे डी एक्स की जगह पर करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स आएगा, क्योंकि एच का क्या हो जाएगा, अवकलन एच का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो डी वाई की जगह पर आ जाएगा डी वाई और डी एक्स की जगह पर आ जाएगा डी एक्स। ये आप ध्यान रखो, अगर आपको ये चीज नहीं ध्यान में हो रही तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वैसे ये सिंपल है, यहाँ पे हमने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई किया था इसको, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हो आराम से कि स्मॉल डी एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल डी एक्स और स्मॉल डी वाई बराबर हो जाएगा कैपिटल डी वाई, क्योंकि के का करोगे तो जीरो होगा और एच का करोगे अवकलन तो भी जीरो ही होगा, ये अचर है। तो अब ये मान डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर क्या रखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ए इस एक्स की जगह पर क्या रखोगे आप, बोलिए एक्स प्लस एच, बी वाई की जगह पर क्या रखोगे, कैपिटल वाई प्लस के और प्लस स्मॉल सी। ऐसे नीचे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच, बी वाई प्लस के प्लस कैपिटल सी।
राइट। और सॉल्व कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस स्मॉल सी, और ऐसे ही नीचे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी, राइट। ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से कि ये जो टर्म बनी हुई है, ये टर्म आपकी क्या है? ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। यहां तक तो कोई है नहीं प्रॉब्लम, यहाँ तो पहले भी हम काम कर रहे थे। यहां तक देखो आप, ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर भी क्या था? कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई था। लेकिन ये जो सी है कांस्टेंट, यही तो अलग आया है। अब इसको अगर हम जीरो बना दें, अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, तो इससे हमको क्या होगा कि कांस्टेंट जीरो हो गया, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी? समघात बन जाएगी। ठीक है, इसको जीरो बनाने से हमें क्या फायदा होगा? इसको बनाने से फायदा होगा हमें एच और के मान मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दो समीकरण है और दो ही क्या है? अननोन है। भाई ए बी सी तो सब कांस्टेंट होंगे, होने को तो ये भी कांस्टेंट है, लेकिन एच और के मान तो हमें चाहिए, और ए बी सी के मान हमको गिवन होंगे। तो एच और के मान निकालने के लिए, अननोन तो यही हमारे पास है, एच और के मान निकालने के लिए दो समीकरण हमको चाहिए होंगी और वो हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से, मैं आगे लिख देता हूं, हमारे पास क्या हो जाएगा? एच और के का चयन इस प्रकार करेंगे कि क्या हो जाएगा? ए एच प्लस बी के, ठीक है, प्लस सी बराबर 0, और ए एच प्लस बी के प्लस कैपिटल सी बराबर 0, राइट। ये हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों से हम एच का मान निकाल लेंगे। यहां पर तो क्या है, फॉर्म जो है हमारे पास एक जनरल फॉर्म दे रखी है। जब सवाल हमें ए बी और यहाँ पर भी ए और बी के मान, सी के मान मिल जाएंगे, तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम 10th क्लास में करते आ रहे थे, दो समीकरणों को, वैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, मैं नॉर्मल यहाँ मान लिख देता हूं कि एच बराबर क्या हो जाएगा? बी इंटू सी, कैपिटल बी इंटू स्मॉल सी, और ए इंटू बी माइनस ए बी। ठीक है, वैसे सॉल्व हुआ है ये। चाहे तो आप इसको याद रख लो, सीधे सीधे मान सकते हैं, लेकिन याद करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पर इनको याद रखो। ठीक है, ए सी माइनस स्मॉल ए कैपिटल सी और स्मॉल ए कैपिटल बी माइनस ए और बी। ठीक है, ये नॉर्मल एक मान निकालेंगे इन दोनों को सॉल्व करके। मैं नहीं कहूँगा इसको याद रखें। तो हम क्या करेंगे कि इसका मान जब हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पीछे वाले समीकरण से उस समीकरण को मैं एक समीकरण बना देता हूँ। इसको लिख देते हैं आप, एक लिख दो इधर तो, और ये हो जाएगा 2। समीकरण नंबर 2 में एच के मान रखने पर समघात अवकल समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, समघात अवकल समीकरण प्राप्त होगा। ऐसे भी इसके मान 0 ही प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि वो 0 होने पर वो हट जाएंगे वहां से, और एच के मान नहीं, पूरे के मान हम कह रहे हैं। ठीक है, जो ए एच के प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हम कहें तो इसको मान लो 3, किसमें? 2 में 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखने पर समघात अवकल समीकरण प्राप्त होगा। इसका मान 0 के बराबर रखोगे आप तो ऑब्वियसली बात है, हो जाएगा प्राप्त, और एच के मान इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपरली मान मिल गए। नेक्स्ट अब मेथड बनाएंगे। इसका तो हो गया हमारे पास ये चीज। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेकंड मेथड,
कि यदि हमारे पास क्या हो a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी हो, ठीक है, बराबर हो, तब हम कैसे समघात अवकल समीकरण को हल करेंगे वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो केस सेकंड है हमारा, यानी कि हम कह सकते हैं कि a इंटू बी माइनस बी इंटू ए इक्वल टू 0। ऐसी स्थिति में जो ऊपर वाला मेथड दे रखा है वो तो सॉल्व, उससे तो सॉल्व हो सकता ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना भाई बराबर दे रखा है तो सॉल्व कैसे होगा उससे, हम लिखेंगे माना कि a अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन m, ये मानेंगे। और वैसे ही आपको समीकरण भी मिलेगा इस प्रकार का कि समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 में एक नीचे 2 है, 2 में मान रखने पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस स्मॉल सी और m इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी, ठीक है, मान रखने पर या समीकरण नंबर 2 को निम्न प्रकार से लिखने पर, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमको जब ये चीज मिलेगी इस प्रकार से, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म का मान क्या होगा, किसी न किसी वैल्यू के बराबर तो होगा भाई आपस में। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं आपसे कि अगर वैल्यू बराबर है a अपॉन ए बराबर b अपॉन बी है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुपात बराबर है, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 और नीचे क्या मिल जाएगा आपको 4x प्लस 6y प्लस 5 ले लो या 4 ले लो, कुछ भी ले लो क्योंकि ये तो अचर है, अलग अलग है। तो आप ऊपर वाले और नीचे वाले टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। ये तो कहा है आपसे कि यहां पर आपके पास 2 अपॉन 4 इक्वल टू 3 अपॉन 6 है, 1/2 बराबर 1/2 है या नहीं है, यही तो समझाना चाह रहे हैं हम कि यहां पर आपके पास ये अनुपात जो है, रेशो जो है वो बराबर है, और बराबर होने की वजह से इसका जो मेथड है वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और अलग हो जाएगा तो अलग क्या होगा, हमने ये मान लिया कि ऊपर टर्म तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और नीचे टर्म m इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, क्योंकि a अपॉन ए को हमने 1 अपॉन m माना है ना, इसलिए। तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप। तो हम वही चीज समझ रहे हैं, जब हम ऐसा लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि w मानेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई को एक w के बराबर मान लेंगे, हम w के बराबर मान लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई को, और इसके बराबर मानने पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ तो हो जाएगा a और यहाँ आ जाएगा b इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल कर यहाँ रख दोगे, ठीक है, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान उठा के यहाँ रख दोगे, एक ही बात है। इन दोनों समीकरणों से इसका हम मान लेते हैं 4 और इसको हम मान लेते हैं 5, ठीक है। तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम आगे, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है तो हमारे पास जो टर्म है वो सॉल्व हो सकती है, तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी। देखिए आप क्या था, a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बी के साथ में, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम ये मान रख देंगे और मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वापस से क्या हो जाएगा, पृथक चरों वाला समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। उधर भी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये रहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और ये, ठीक है। इस मान को मैं यहाँ पर यहीं से लिख देता हूँ, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखो आप ए एक्स
प्लस बी वाई, इसकी जगह क्या लिखना है, डब्लू लिखना है, मैं लिख देता हूं डब्लू प्लस सी अपॉन एम डब्लू प्लस कैपिटल सी, राइट। तो डी डब्लू अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी डब्लू प्लस बी इंटू सी और एम डब्लू प्लस सी, और फिर ए को वहां ले जाओ तो प्लस का ए हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा, डी डब्लू डब्लू अलग, एक्स एक्स अलग, और इससे हमके पास क्या मिल जाएगा, समघात अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा। समघात अवकल समीकरण को किसे करेंगे सॉल्व, इस समघात अवकल समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण को चरों के पृथक्करण से हल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। दो मेथड थे, ए मेथड में तो ए अपॉन ए बराबर बी अपॉन बी, और दूसरे मेथड में ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी। तो फर्स्ट वाले में तुम्हें क्या करना है, स्मॉल एक्स बराबर एक्स प्लस एच मानना है, एच और के की वैल्यू बनानी है, ठीक है, इस प्रकार से एच और के की वैल्यू बनानी है, और सेकंड वाले मेथड के अंदर हमको डब्ल्यू वैल्यू माननी है। तो दो मेथड हो गए हमारे पास, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पर बेस्ड जो सवाल है वो हम अगले क्लास में लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।